सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो हम लोग इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, अभी जो सारे जो अपने चैप्टर्स हैं हम लोग उसके एग्जाम्पल्स के जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज जो हमें अपना चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हेलो एवरीवन अगेन, माय नेम इज वैभव तिवारी, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई टी श्री सिटी एंड currently I am pursuing my BTech and I am in second year and my branch is computer science। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो ये जो चैप्टर है अपना रोटेशनल मोशन, ये मैकेनिक्स का एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारा वेटेज कैरी करता है। इससे काफी सारे मतलब जेई में भी देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन, और आपकी जो बोर्ड्स है उसमें भी मतलब काफी सारा वेटेज जो है कवर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके, तो एमसीक्यू फर्स्ट। तो इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन है 28। मतलब क्वेश्चन कम है पर इसके क्वेश्चन क्या है, काफी मतलब लॉजिकल होते हैं और हैवी होते हैं। तो देखते चलिए एक एक करके। तो 7.1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। तो सबसे पहले अपने को सेंटर ऑफ मास समझना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास मतलब कोई रैंडम बॉडी है, उसका एक ऐसा पॉइंट जिसको अर्थ हम कंसिडर करें, तो उसका जो बॉडी का सारा मास है वो एकदम सेंटर पे हो। जैसे स्क्वायर का उसका सेंटर पे होता है, रेक्टेंगल का इसका सेंटर पे होता है, और फिर सर्कल ले ले तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। और कोई रैंडम ऑब्जेक्ट, जैसे कोई रैंडम बॉडी है ऐसे, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है। तो ऐसे क्या सेंटर ऑफ मास मतलब जहाँ पे उसको हम लोग पॉइंट मास मान सके, मतलब उसका जो जैसे हम लोग उसको एक जगह पे बैलेंस कर पाए। तो वही बोल रहा है कि एक पेंसिल, क्या उसका सेंटर ऑफ मास उसके बॉडी से बाहर होगा? नहीं, क्योंकि पेंसिल क्या होती है, ये। तो इसका सेंटर ऑफ मास का होगा या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा। तो ये बॉडी के आउटसाइड नहीं जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट मतलब स्पीयर अपना, तो स्पीयर का अपने को पता है सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे होता है। और डाइस, डाइस मतलब क्या होता है, एक क्यूबॉइड। ओके, तो क्यूबॉइड का भी अपने को पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, एकदम उसके सेंटर पे। कहाँ पर? यहाँ पर। तो इसका भी बाहर नहीं करेगा। अब बैंगल। अब बैंगल मतलब एक चूड़ी। तो चूड़ी क्या होती है, ऐसे होती है, क्या बोलेंगे उसको, एक रिंग टाइप की। ये होती है अपनी चूड़ी। तो इसका सेंटर मार्क क्या होगा, एकदम सेंटर में यहाँ पर। तो क्या है, ऊपर से बैंगल क्या होता है, हॉलो होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। तो 7.1 का आंसर है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज लाइकली पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर 7.1। तो ये बोल रहा है कि 7.1 में कोई फिगर बना हुआ है। तो ये कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर मतलब 3D एक शेल टाइप का। इसके नीचे साइड में क्या भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है। ऊपर साइड में हॉलो है, मतलब खाली है, एयर है सिर्फ और सिर्फ। तो ये सैंड कहाँ तक भरी है, R/2 तक। और एयर कहाँ तक भरी है, R/2 तक। तो अपने को निकालना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, या तो ये जो है पॉइंट डी पे होगा, या फिर पॉइंट सी पे होगा, तो पॉइंट ए पर होगा, या फिर पॉइंट बी जो उसका सेंटर है वहीं पे होगा। तो तो अपने को देखना है कि जो पहले अर्थ हॉलो अर्थ स्फीयर ही होता, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट बी, तो इस पे होगा। पर यहाँ पे क्या है, ऊपर खाली जगह है और नीचे भारी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो नीचे अपने पास कौन से पॉइंट है, एक सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है। तो अपने को पता है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट तो होगा, पर इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा कि उसका पूरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो हॉलो स्फीयर है इसका भी कुछ वेट होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है सी पे, बी और डी के बीच में कहीं पे सी पे लाई करेगा। तो इसमें परफेक्ट डिस्टेंस तो नहीं दे रखी, पर ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा नीचे की तरफ। तो 7.2 का आंसर आ जाएगा सी वाला। ओके, तो अब चलते हैं 7.3 पे। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन वाइजर प्लेन। तो ये वाले फिगर को देखना है अपने को। 7.2, ये जो है अपना वाइजर प्लेन में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो ये देखिए, वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म, with its trajectory running parallel to positive y-axis and intersecting z-axis at z is equals to a. The change in its angular momentum about the origin as it bounces elastically from the wall at y is equals to constant is।
तो ये बोल रहा है कि ये जो अपना पार्टिकल है अपना वाइजर प्लेन में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। पेन दे देते हैं। ओके, तो ये ऐसे और ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये जब जाएगा ऐसे, तो जब इसका ये दीवार से टकराएगा तो इसका चेंज इन अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। क्योंकि टकराएगा ना और टकरा के वापस आएगा, तो इसका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को पहले तो इसका आर वेक्टर लिखना पड़ेगा। कब? जाते वक्त, ठीक है। तो जाते हुए इसका आर वेक्टर क्या हो जाएगा? इधर मान लेते हैं ये जो है वाई डायरेक्शन है, तो वाई आई कैप प्लस, सॉरी, जे कैप हो जाएगा ये। और ये जो हो जाएगा अपना ए जेड कैप। ये समझ में आता है कि जैसे जैसे वाई इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका वाई वेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और जो अपना जेड वेक्टर है ये तो कांस्टेंट ही है, ये अपना क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कहीं पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी v इक्वल्स टू v जे के, ठीक है। इतना समझ में आता है। फिर जो अपना एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? एल इक्वल्स टू एम वी आर, ठीक है। तो चलिए अब सब कुछ यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। एल इक्वल्स टू एम कितना आएगा? तो एम तो कांस्टेंट है, तो एम तो एम होता है, एम ही रहेगा। और फिर जो अपना वी है वो जाएगा वी जे के, ठीक है। और आर कितना हो जाएगा? ये हम लोग ने अभी अभी निकाला है, आर बाय जे कैप प्लस ए जेड कैप। अब क्या हो रही है? दीवार पे जाएगा और टकरा के इलास्टिकली बाउंस हो जाएगा। तो टकराने के बाद क्या होगा? इसका जो आर वाला वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा? जो नया वाला आर वेक्टर आएगा वो अपना हो जाएगा ओके, वाई माइनस ऑफ वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप। और जो अपना वी वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वी जे कैप। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है अपोजिट हो जाएगी इधर का ही। और फिर से हम लोग एल लिखेंगे। तो फिर से हम लोग जब एल लिखेंगे तो हो जाएगा एम माइनस ऑफ वी जे कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, ठीक है। ये इतना समझ में आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा एल हो जाएगा, एल इनिशियल माइनस एल ऑफ फाइनल। तो ये जो है अपना एल ऑफ फाइनल हो जाएगा और ये एल ऑफ इनिशियल हो जाएगा, सॉरी, एल ऑफ फाइनल माइनस एल ऑफ इनिशियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा एल लिख लेते हैं। तो डेल्टा एल इज एल ऑफ फाइनल। एल ऑफ फाइनल में क्या हो जाएगा? मास तो कॉमन ही आ जाएगा, तो मास को तो हम जैसा वैसा लिख देते हैं। ओके, तो मास तो कॉमन आ जाएगा। और फिर वेलोसिटी वाला जो टर्म है कहाँ गया? ये रहा, वी माइनस ऑफ वीजे माइनस ऑफ वीजे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू वी माइनस ऑफ टू वी जे के, ठीक है। एम वी ये हो गया। और फिर आर वाला वेक्टर, आर वेक्टर में क्या चेंज आएगा? ये दिस माइनस दिस, ओके। तो ये आ जाएगा अपना पाई ऑफ जे कैप प्लस ए ऑफ जेड कैप, ओके। इतना समझ में आता है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जो इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर में कितने का डिफरेंस है? 0 डिग्री का। इतना पता है हम लोग को, क्योंकि ये जो है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये जो अपना आर वेक्टर है ये भी इसी डायरेक्शन में, तो इसके बीच में 0 डिग्री है। तो साइन जीरो कितना हो जाता है? 1, ठीक है। तो अपना आ जाएगा, सॉरी सॉरी, हम लोग ने आर वेक्टर में थोड़ी गलती कर दी। आर वेक्टर अपना हो जाएगा माइनस ऑफ टू, ठीक है। तो अब आई कैप और जे कैप का क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो अपना डेल्टा आ जाएगा वो आ जाएगा 2m, ओके। और ये ए जेड तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये कहाँ चला गया? और ये अपना वेलोसिटी वेक्टर v, और यहाँ से आ जाएगा एक v वेक्टर, सॉरी, यहाँ पे जाएगा ए जेड ए एक्स, ठीक है। वो भी माइनस वाला, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2m v a
एक्स, तो ये आ जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग ने 7.3 भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं 7.4 पे। When a disk rotates with uniform angular velocity, which of the following is not true? तो एक डिस्क लेनी है अपने को, ठीक है, और वो रोटेट करेगी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे वो मूव कर रही है डिस्क यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पे, तो सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम। तो विच इज नॉट ट्रू, सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम, मतलब इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो ये तो ट्रू हो गया और अपने को ढूंढना कौन सा फॉल्स। तो बी पे चलते हैं, द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। हाँ, तो ये तो रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मूव कर रही ना, तो इसी के अबाउट घूम रही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन सेम। तो जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब यूनिफॉर्म होती है, तो अपनी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगी? अपने को पता है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट है। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन सेम। तो अपने को पता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कौन सा एक्सेलरेशन? वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये अपने को बात पता रहनी चाहिए कि जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, जीरो। अभी मुझसे भी गलती हो गई थी, क्या रहता है? जीरो। तो ये जो 7.4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि डी वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7.5। A uniform square plate has a small piece Q of an irregular shape removed and glued to the center of plate, leaving a hole behind. The moment of inertia about the z-axis is then. तो ये बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट थी, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है बिल्कुल। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से कुछ भी मतलब रैंडम सा टुकड़ा उठाया और उसको निकाल लिया, और निकाल के एकदम जो सेंटर पे यहाँ पे चिपका दिया। यहाँ पे क्या होगा? मास इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे जो है एक होल बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आता है? तो ये बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज देन। जेड एक्सिस मतलब ये जो जिसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, मतलब ऐसे खड़ी वाली, मतलब जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो उसका क्या होगा, मतलब इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ऑफ दिस इज आई इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, क्या होता है? एम ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, और वाई एक्सिस के अराउंड एम ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो अपना आई ऑफ जेड होता है, ये होता है आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये दोनों का सम करेंगे, ये जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ द पार्टिकल इज कहते हैं रिमूव्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मास है इस डायरेक्शन से, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये जो है एकदम एक्स एक्सिस के नियर गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है इसके ऊपर गया इसका मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, क्योंकि मास जो है ये जो लाइंस पास हो रही है, मतलब एक्सचेंज हो रही है, उस पर इंक्रीज कर रहा है और बाकी जगह डिक्रीज कर रहा है। तो बाकी जगह डिक्रीज कर रहा है, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मास होता है वो इसके अलोंग जो है उसको छोड़ के होता है, ठीक है। तो कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7.6। ओके, तो 7.6 इन प्रॉब्लम 7.5 एक प्रॉब्लम को देखना है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट इज नाउ इन द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। तो ये बोला कि जब हमने प्लेट जो थी अपनी स्क्वायर प्लेट, यहाँ पे एक होल है और इसका सेंटर ऑफ मास पे जो है ये वाला टुकड़ा चिपका दिया गया। तो ये बोला कि सेंटर ऑफ मास जो है किधर मूव करेगा। तो अपने को पता है कि यहाँ से मास निकाल गया, तो अपने जो सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, तो सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा सा पीछे साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट से अपन लोग ने मास उठा लिया, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट हल्का हो गया होगा, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर नीचे साइड शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है।
तो अपना ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपना मास जो है थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7.7, द डेंसिटी ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन बाय। तो ये डेंसिटी का कोई फंक्शन गिवन है, रो एक्स इक्वल्स टू ए वन प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन वन, इतना अपने को गिवन। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विल बी, तो अपने को डेंसिटी गिवन है, तो अपने को क्या निकालना है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका जो है एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो अपने पास फंक्शन गिवन था किसका, रो एक्स, और जो अपने यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। रॉड ऑफ लेंथ कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो अपने को पता है कि बी जब कहाँ गया, हाँ बी जब जीरो होगा तब जो रॉड जो है यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए जो है अपना ये है इस एक्सिस में और बी जो है इस एक्सिस में। तो अपने जो ए बी जीरो है तो ए क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, मतलब रॉड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, एट द मिडिल ऑफ द रॉड, मतलब ए जो है कितना हो जाएगा, 0.5। कब, जब बी जीरो है। तो अपने को जो है ए की बी की वैल्यू जीरो और ए की वैल्यू जहाँ पे 0.5 आ जाए तो वो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, पुट कर करके देखना है, बी इक्वल टू जीरो पुट करना है, जहां पर भी ए इक्वल टू 0.5 आ गया है वो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग पुट करके देखेंगे एक एक करके। तो ये जो है अपना आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए के लिए आ रहा है, क्योंकि जब बी जीरो होगा तो ये हो जाएगा 2/3 और ये 3/4। तो 2 से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो हम लोग ने इसको मतलब बिना किसी थेरी के कर दिया है कि ऐसे मान के कि जब बी जीरो होएगा तो अपनी रॉड क्या हो जाएगी, एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगी। यूनिफॉर्म रॉड होती है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, सेंटर पे। सेंटर अपनी रॉड की टोटल लेंथ है 1 मीटर, तो इसका सेंटर है 0.5 पे। तो ए इक्वल टू 0.5 आना चाहिए जब हम बी इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो ये 7.7 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं 7.8 पे। मैरी गो अराउंड made of a ring-like platform of radius r and mass m is revolving with angular speed omega। ठीक है, तो ये है, ठीक है, रिंग लाइक प्लेटफॉर्म। ये कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि क्या है, अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन इट। कोई पर्सन है यहाँ पे मास m का, ठीक है, मैन ऑफ मास m, ठीक है, इज रिवॉल्विंग विथ एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, और ये ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है। इसका रेडियस r है और इसका मास है कैपिटल m, ठीक है। एट वन इंस्टेंट द पर्सन जम्प ऑफ द राउंड रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द राउंड एज सीन फ्रॉम द राउंड। ठीक है, तो ये जो अपना आदमी था, ये क्या था, यहाँ पर कहीं पे खड़ा था, तो ये क्या बाहर साइड भागना चालू कर दिया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बोला कि द स्पीड ऑफ द राउंड आफ्टरवर्ड इज, तो जब ये इधर भागना चालू करेगा तो ये पूछ रहा है कि तो स्पीड ऑफ दिस क्या बोलेंगे उसको, डिस विल इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो डायग्राम से अपने को समझ में आ गया करना क्या है। ओके, तो जो अपने को पता है कि टॉर्क है इक्वल टू जीरो हो जाएगा ड्यू टू मैन, क्यों, क्योंकि वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, बस वहीं को वहीं पे घूम रहा है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 I। अपने को इतना पता है, क्यों, क्योंकि आदमी का मास m है और जो डिस्क है उसका भी मास m है, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 2I। एंड जो अपनी जो डिस्क है वो ओमेगा की स्पीड से घूम रही है। ओके, तो जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ एनर्जी, मोमेंट ऑफ वो है एक्चुअल मोमेंटम, वो क्या होता है, I ऑफ ओमेगा। तो अपने को जो है
एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से क्या दिखेगा कि जो है उसको वो कहता है डिस्क है, उसके ऊपर कितना मास है, 2m का मास है, और वो ओमेगा की स्पीड से घूम रही, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 i ओमेगा। और जो पर्सन है उसको जब वो वहां पे खड़ा है तो उसको क्या दिखेगा, i ओमेगा। ठीक है। तो इसका जो आया वो आया i ओमेगा। तो अपने को पता चला कि जो एंगुलर मोमेंटम होएगा, मतलब जो मोमेंटम होएगा वो क्या रहेगा, i ओमेगा। तो जो अपने ओमेगा वो तो कोई चेंज नहीं हुई, कि जब हम लोग अगर ग्राउंड से देखे कहीं से देखे तो ओमेगा क्या रहेगा, इसका ऑलवेज ओमेगा ही रहेगा। क्योंकि जब तक एक्सटर्नल टॉर्क उस पर पड़े ना, तब तक के जो है उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं करेगा। ओके। तो ये अपन लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं एमसीक्यू सेकंड पे। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू फर्स्ट जो है वो खत्म होता है। तो एमसीक्यू सेकंड 7.9, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो अपने को ये चार ऑप्शन पढ़ने हैं और इसमें से देखना है कि कौन से करेक्ट है। फॉर अ जनरल रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम एल एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नीड नॉट टू बी पैरेलल। तो ये बोला कि फॉर रोटेशनल मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, mvr। और जो ओमेगा होता है मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो वो बोला कि इसको पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि एम जो है मतलब वी आर, वी क्रॉस आर, ये क्या होता है, इधर परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। और जो अपना ओमेगा होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये सीधी सीधी बात पता है कि नीड नॉट टू बी पैरेलल, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। अब बी वाले पे जाते हैं। फॉर अ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो ये एक फिक्स्ड एक्सिस ले लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम एल एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ऑलवेज पैरेलल। तो हम लोग ने अभी अभी देखा कि पैरेलल होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी पैरेलल बट पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर फॉर अ जनरल ट्रांसलेशन मोशन, तो ट्रांसलेशन मोशन मतलब एक एक्सिस में चलना, मोमेंटम p एंड वेलोसिटी v आर ऑलवेज पैरेलल। ये तो सही बात है, क्यों, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही मोमेंटम होगा, तो ये सही बात हो रही। फॉर अ जनरल ट्रांसलेशन मोशन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज पैरेलल। तो बिल्कुल गलत बात है कि अर्थ हमारी बॉडी इधर मूव करे तो इसको वेलोसिटी इधर है, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो किधर भी पड़ सकता है, तो इधर पड़ जाएगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा, इधर होएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। तो 7.9 का आंसर क्या होगा, ए एंड सी। अब चलते हैं 7.10 पे। फिगर 7.4, तो ये कोई फिगर गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। शोज टू आइडेंटिकल पार्टिकल 1 एंड 2। ये एक पार्टिकल 1 और ये एक पार्टिकल है 2, और दोनों आइडेंटिकल, ठीक है। दोनों का मास कितना है, m, और मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड। मतलब ये इधर जा रहा है v स्पीड से और ये इधर जा रहा है v स्पीड से। इतना समझ आता है। फिर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r1 एंड r2 आर देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। तो वो कोई रैंडम टाइम पे ये जो है इसका जो है r1 वेक्टर है, और ये जो इसका r2 है जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, फ्रॉम ए विच इज इन द प्लेन ऑफ पैरेलल लाइन। मतलब ये जो तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो अपने को ऑप्शन जो चेक करें। एंगुलर मोमेंटम L1, मतलब इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ऑफ पार्टिकल 1 अबाउट ए, इस पॉइंट के अबाउट में जो अपना एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, mv, और जो है v, और ये जो इसका जो है ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1। ठीक है। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो है इसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका 7.10 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि अपन जो है डिस्टेंस क्या देखते हैं, ये वाली डिस्टेंस देखते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, m r1 v sin थीटा। तो मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, ये जो L1 कैसा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। एक बार वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने ज्यादा इजी हो। तो v किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो m v आई कैप, और जो r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये r1। ठीक, और दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है
तो ये क्या होता है, एम वी आर साइन थीटा। तो ये थीटा होएगा, तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो वही आर साइन थीटा को क्या लिख दिया हमने, डी वन। तो जो एंगुलर मोमेंटम आ गया एम वी डी वन। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाला ऑप्शन पे। एंगुलर मोमेंटम एल टू ऑफ पार्टिकल अबाउट ए इज एल टू इज इक्वल टू एम वी आर टू। तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि जो अपना जो है एम वी आर साइन थीटा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम वी डी टू। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, बी वाला। अब चलते हैं सी पे। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट ए इज दिस। तो ये गलत बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे आर वन आर टू ने डी वन डी टू आएगा। तो ये बोला टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट ए इज एल इज एम वी डी टू इंटू डी वन डी टू माइनस डी वन। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अभी अभी हम लोग ने सॉल्व किया था, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी डी टू माइनस एम वी डी वन। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला और डी वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7.11। द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज जीरो। ठीक है, तो ये कोई सिस्टम है ऐसे कोई रैंडम। तो ये क्या हो रहा है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो, इक्वल्स टू जीरो। तो ये बोल रहा है कि कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो द फोर्स में बी एक्टिंग रेडियली फ्रॉम द पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो ये जो बात है बिल्कुल सही जाएगी। टॉर्क क्या होता है, एफ क्रॉस आर। ठीक है, एफ क्रॉस आर। तो ये क्या हो रहा है, जब हमारा फोर्स जो है उसके ऊपर रेडियली करेगा, तो मतलब एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। तो ये जो नेट टॉर्क है स्टिल विल बी जीरो। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो एक्ट कर सकता है रेडियली। ओके, रेडियली मतलब ऐसे या फिर ऐसे। और फिर क्या, फोर्स में भी एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर से जो अपना इस केस में क्या था, साइन थीटा जीरो था ए वाले ऑप्शन में। बी वाले केस में जो था आर वाला वेक्टर है, ये जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर साइन थीटा जो अपना जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो फोर्स लग रहा है, तो ये एफ आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। फिर अदर फोर्सेस में बी एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब पैरेलली लगेगा, ओके, अभी क्या होएगा, इसके अराउंड ये फिर से जो अपना थीटा हो जाएगा वो जीरो डिग्री हो जाएगा। तो फिर से जो अपना टॉर्क जो हो जाएगा अगेन जीरो। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। फिर डी, टॉर्क कॉज्ड बाय सम फोर्सेस में बी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट कॉज ऑफ अदर फोर्सेस। तो हो रहा है कि अर्थ इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन। तो इन दोनों के कारण जो नेट टॉर्क है, ओए, नेट टॉर्क जो आएगा वो कितना देगा, जीरो। ठीक है, इतना समझ आता है कि अर्थ फोर्स एक्ट भी कर रहा है, तो देयर कुड बी अनदर फोर्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो 7.11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो आता है 7.12 क्वेश्चन। फिगर 7.5 शोज अ लेमिना इन एक्स वाई प्लेन। टू एक्सेस जेड एंड जेड डैश पास परपेंडिकुलर टू इट प्लेन। अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द प्लेन ऑफ लेमिना। तो ये कोई रैंडम सा ऑब्जेक्ट है, इसका लेमिना बोला गया है। तो ये जो अपना प्लेन है एक्स वाई, तो ये जो अपनी एक्सिस हो जाएगी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर वाली जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस बोला गया और ये जेड डैश बोला गया। तो इसका कोई पॉइंट पी है, इस पे जो एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स एफ। तो क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो अपने को जो ऑप्शन है इन पे कमेंट करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि टॉर्क कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस अराउंड माइनस के। तो अब देखते हैं आगे सॉल्यूशन। तो अपने को जो पता है टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अबाउट बोल रहा है जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एफ हो जाएगा इधर हो जाएगा। ठीक है, आर क्रॉस एफ। तो अपने को राइट हैंड थंब रूल से पता है कि इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की साइड, जो हो जाएगा प्लस के। ठीक है, तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका ए वाला कैंसर। ठीक है, अब बी वाला, टॉर्क caused by F about Z dash axis along is minus K। तो फिर से अपन लोग इस डायग्राम पे आ जाते हैं।
इसके अबाउट दूसरा भी, तो ये हो जाएगा अपना आर वेक्टर। तो फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, पर इस बार क्या होगा अपना जो है टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना राइट हैंड लेंगे, आर के डायरेक्शन में रखेंगे, और फोर्स के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, तो अपना जो थंब आएगा वो नीचे की साइड आएगा। तो ये इसका जो आ जाएगा माइनस के के। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अब 7.12 का सी वाला, टॉर्क कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ जेड एक्सिस। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपना वो है डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट ही है, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस है। तो अपना फोर्स तो कांस्टेंट ही है, तो अपने को जो है आर का मैग्नीट्यूड, जिसका आर ग्रेटर होगा उसका जो है टॉर्क ग्रेटर होगा। यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है डायग्राम से कि जो आर वेक्टर ऑफ जेड है ये ज्यादा लंबा है देन दिस जेड है। तो जो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि टॉर्क कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन अबाउट जेड डैश एक्सिस। यहाँ पे जेड डैश होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं डी वाले पे। द टोटल टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क प्लस, मतलब ये बोला कि जो नेट टॉर्क आएगा ये होएगा टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस प्लस टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। तो ये जो है रिलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है वी कांट ऐड अबाउट डिफरेंट एक्सिस, तो अर्थ हमको डिफरेंट एक्सिस के जो है टॉर्क जो है कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जो नेट टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एक कॉमन एक्सिस के अलाउंग कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल टॉर्क जो है अपना डी वाला ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। अब चलते हैं 7.13 पे। ओके, तो 7.13 बोल रहा है विद द रेफरेंस ऑफ फिगर 7.6। तो इस फिगर को देखना है, ऑफ अ क्यूब ऑफ एज ए। ये कोई क्यूब है जिसका जो साइड का लेंथ कितना है ए, एंड मास कितना है इसका एम। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो वो जो है इसका सेंटर है, तो अपने को ये जो ऑप्शन है इनके ऊपर कमेंट करना है। ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड एक्सिस इज आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये अपना जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बट अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट पे होता है। जैसे ईयर से कोई मतलब शीट या फिर कोई 2D ऑब्जेक्ट होता, तो इसका जो जेड का आई जेड होता, मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट जेड, वो होता आई एक्स प्लस आई वाई। पर ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ क्यूब अबाउट जेड इज दिस। तो अपन लोग पहले चेक करते कि आई जेड क्या है। तो आई जेड क्या है, दिस वन। ठीक है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, आई जेड। ठीक है, ये अपने को मानना है। तो ये बोल रहे कि इस एक्सिस क्या है, आई जेड डैश, सॉरी आई जेड डैश, ये वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ एनर्जी है। तो मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट दिस क्या हो जाएगा, इसके अबाउट प्लस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय मास। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एम ए बाय रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आई जेड, ये हो जाएगा क्या, आई ऑफ आई डैश जेड। आई डैश जेड कितना आ जाएगा, आई टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर बाय टू। तो ये अपने को समझ में आएगा कि इनके जो बीच के डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय मास, जो ये इसके अबाउट जो है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया देते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी अपना जो है करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड डबल डैश इज दिस। तो जेड डबल डैश क्या है, ये। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक ऐसा एक्सिस है और ये ऐसा एक्सिस है। तो इसके ऊपर जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो लगेगा ही नहीं, और ये जो अपने को रिजल्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से गिवन है, तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, डी आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। तो ये बोल रहा है मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट वाई एक्सिस इज सेम। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आई एक्स का अराउंड भी क्या होती है, एम ए स्क्वायर बाय 6, और उसके और सॉरी आई वाई के अराउंड भी क्या होती है, एम ए स्क्वायर बाय। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 13 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोग ने एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 2 सॉल्व कर लिया।
अब चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। तो वेरी शॉर्ट आंसर का पहला 14th क्वेश्चन जो है वो बोला कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ कोइंसाइड विथ इट्स सेंटर ऑफ मास फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट whereas for an extended object it may not. What is the qualitative meaning of small and extended in this regard? तो बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ, तो ये अपनी अर्थ है, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी है, ठीक है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, द सॉरी द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी of a body on the earth coincide with its center of mass for a small object whereas for an extended object it may not। तो बोला कि कोई अपना एक ऑब्जेक्ट है रैंडम सा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है और जो सेंटर ऑफ मास जो है वो कोइंसाइड करता है फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। और जो हो रहा है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एकदम इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो इनके जो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये बोल रहा है कि जो अपना स्मॉल है वो कितना स्मॉल होना चाहिए और बिग जो होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अपनी, तो जो हम स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल मतलब वो इतना ही स्मॉल होना चाहिए कि जो उसका हाइट है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होना चाहिए, एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्योंकि क्या, ऐसे ऑब्जेक्ट अपना बड़ा रहा तो वो क्या है, उसका हाइट जो है सरफेस से बहुत ज्यादा होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है सरफेस पे वेरी करती है। तो उसकी वजह से जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ मास है वो वेरी करता है। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इतना स्मॉलर होना चाहिए कि उसको जो हाइट से अफेक्ट ही ना हो, तो तब जाके अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इक्वल होता है। और अर्थ अपना ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, जिससे मतलब हाइट उससे अफेक्ट कर रही है, हाइट ग्रेविटी से अफेक्ट हो रही है, मतलब ग्रेविटी जो है हाइट से अफेक्ट हो रही है, तो अपना ऑब्जेक्ट उतना बड़ा रहना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया 7.14 का, कि कितना छोटा होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि फॉर सभी पार्ट दिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द टू कोइंसाइड, ओके। तो चलिए, तो अ बिल्डिंग, अ पॉन्ड एंड अ लेक, तो ये क्या है, कंपेरेटिवली छोटे ऑब्जेक्ट है, तो इनका जो है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। और जो एक माउंटेन है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, तो उसका जो है हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ ग्रेविटी वेरी करेगी, तो इसलिए उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो ये 7.14 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं 7.15 पे, ओके। ओके, सो 7.15, why does the solid sphere have smaller moment of inertia than the hollow cylinder of same mass and radius about an axis passing through their axis of symmetry? तो ये बोल रहा है कि जब अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है MOI of sphere, solid sphere is smaller than the MOI of सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, और उनका मास भी इक्वल है और रेडियस भी इक्वल है। तो अपने को पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो मास है वो सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है, तो दैट्स वाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। जबकि हम लोग जब सिलेंडर के केस में जाते हैं तो ये हॉलो है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा काफी बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस सॉलिड स्फीयर। तो इसका जो मास जो है एक्सिस से काफी दूर दूर तक के फैला हुआ है, कंसंट्रेटेड नहीं है, एक्सटेंडेड है। तो दैट्स वाई एमओआई ऑफ हॉलो जो है सिलेंडर इज ग्रेटर देन एमओआई ऑफ स्फीयर जो कि सॉलिड होता है। तो यही एक रीजन होता है जिसके कारण एमओआई ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन एमओआई ऑफ स्फीयर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7.16 पे। तो 7.16 कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ एंगुलर पोजिशन थीटा ऑफ अ पॉइंट ऑन रोटेटिंग रिजिड बॉडी व्हाट टाइम टी इज शोन इन द फिगर 7.7। तो ये अपने को फिगर देखना है, इज द बॉडी रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो अपने को ग्राफ है ये किसी रोटेटिंग बॉडी का गिवन है। तो ये जो अपना T1 है, ये अपना T2 है और ये अपना T3 है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर वैसे वैसे जो अपना थीटा इंक्रीज कर, तो अपने को बताना है कि ये जो बॉडी है क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो हम लोग को इस ग्राफ से दिख रहा है कि जो अपना स्लोप है थीटा, सॉरी इसका जो स्लोप है
तो स्लोप को यहाँ पे हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं। तो इस ग्राफ का डी थीटा बाय डी टी, इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। क्योंकि स्लोप यही होता है ना, स्लोप इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, जो कि है पॉजिटिव। जब स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो डी थीटा बाय डी टी क्या होता है? ओमेगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो अपना जो ओमेगा है वो पॉजिटिव है, ओमेगा पॉजिटिव है, मतलब जो अपना ऑब्जेक्ट वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो हम लोग को पता रहना चाहिए कि जब ओमेगा पॉजिटिव होता है तो अपना जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये तो ट्रेडिशनली पहले से ही माना गया है। तो जो अपना ओमेगा जब पॉजिटिव होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जब ओमेगा नेगेटिव होता है तो क्लॉकवाइज घूमता है। ये अपने को पता रहना चाहिए। तो ठीक है, इसका आंसर आ गया अपना एंटी क्लॉकवाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7.17। अ यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ मास m। तो ये अपने को फिगर 7.8 में गिवन है कि ये जो कोई क्यूब पड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे, उसका मास कितना है? m, एंड साइड a, तो इसका साइड कितना है? a। ठीक है, ये इस बेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अ वर्टिकल फोर्स F इज अप्लाइड टू द एज एज शोन इन फिगर 7.8। तो अपन लोग इसके ऊपर कैसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली। तो ये बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन है अपने को मैच करना है। तो mg/4 इज, सॉरी हाँ, तो ये जो पहला वाला बोल रहा है कि जब अपना एफ mg/4 हो से ज्यादा हो और mg/2 से कम हो तो क्या होगा? ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स है इसके कारण टॉर्क कितना आएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा? अबाउट पॉइंट 10 ए, इस पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो अपने पास जो एक ही है वो क्या, टॉपल करने की कंडीशन आती है। ठीक है, तो अपने को जो है इस एक्सिस जो है ए पॉइंट, इसके अराउंड इसका क्या निकालना पड़ेगा? टॉर्क निकालना पड़ेगा। ये टॉर्क आ जाएगा अपना Q/2, क्योंकि ये वही है। ठीक है, और ये जो टॉर्क आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो अपना टॉर्क ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो अपने को पता चला कि इस फोर्स का जो टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे। तो जो अपना जो है यहाँ पर, इसका जो है अपना जो आएगा नीचे, एक mg भी लगेगा अपने को इतना पता है, और इसका टॉर्क कितना आएगा? mg/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। फिर बोला कि mg/4 से mg/2 जब फोर्स रहेगा तो अपने को पता है कि जो अपना इस कंडीशन में ए वाले ऑप्शन में जी बिल्कुल मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो mg/2 है ये नीचे साइड लग रहा है, और अगर हम जो फोर्स है mg/2 से कम लगाएंगे तो ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो इसका आ जाएगा एग्जिबिट नो मोशन। जब फोर्स अपना mg/2 से ज्यादा है तब क्या करेगा? क्यू विल बिगेन टू रोटेट एंड स्लिप एट ए। ठीक है, तो जो अपना mg/2 से जब इंक्रीज करेगा तो ये वाला जो अपना टॉर्क लग रहा था इसका जो है ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ऐसे रोटेट करा इन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो ये अपना जो टॉर्क था ये हो जाएगा mg/2। और ये हो रहा है सी, इफ एफ इज ग्रेटर देन mg। जब एफ mg से बड़ा हो जाएगा तो सीधे सीधे अपने को पता है कि नीचे फोर्स जो लग रहा है mg, ऊपर जो लग रहा है mg से ज्यादा, तो सीधे सीधे ऊपर चलना चालू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब क्या हो रहा है डी वाला, एफ इज इक्वल टू mg/4। जब ये इतना कम लगेगा तो क्या नॉर्मल रिएक्शन इफेक्टिवली एट a/3 फ्रॉम ए नो मोशन। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अपना mg/4 हो जाएगा ये इधर लगने वाला फोर्स, ठीक है, तो जो अपना जो है इसमें मोशन तो नहीं होगा, पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? mg/2 नीचे लग रहा है और ऊपर कितना लग रहा है? mg/4। तो कितना लग रहा है? mg/4 इफेक्टिव। ठीक है, नीचे क्या रिएक्शन, तो mg/4 लग रहा है तो 2/3, ये हो जाएगा 2/3। तो इसका जो फोर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन, 7.18।
A uniform sphere of mass m and radius r is placed on a rough horizontal surface. The sphere is struck horizontally at a height h from the floor. Match the following. तो ये हुई अपना स्पीयर रखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो क्या हो रहा है, स्पीयर इज स्ट्रक हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट h, मतलब इसको यहाँ पे फोर्स दिया गया है f एट अ हाइट h, ठीक है, फ्रॉम द फ्लोर। तो ये हो रहा है कि सही ऑप्शन के साथ मैच करो। ठीक है, जब हाइट अपनी r/2 होगी, ओके, तो जब अपनी हाइट r/2 होगी, मतलब यहाँ पे सेंटर में मारा हुआ, सॉरी, यहाँ पे मारा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, नीचे साइड। तो क्या करेगा, स्पीयर विल रोल विदाउट स्लिपिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो अपना जो h/r/2 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, स्पीयर विल रोल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब अपना h/r होगा, स्पीयर क्या करेगा, स्पिन करेगा क्लॉकवाइज। इतना समझ में आता है, क्योंकि जो अपना फोर्स लग जाएगा एकदम यहाँ पर लग जाएगा, फिर जो अपना क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन ऑनली। और जब ट्रांसलेशन मोशन होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर जब एच अपनी 3r/2 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर तो ये क्या करेगा, इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होगा प्लस रोटेशनल मोशन भी होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, कि इट विल स्पिन एंटी क्लॉकवाइज एंड लूज एनर्जी बाय फ्रिक्शन। जो अपनी हाइट है जब 7r/5 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये अपना पॉइंट जो है फोर्थ वाला, तो इसमें क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन बिल्कुल नहीं होगा, इसी वजह से स्पिन करेगा। तो इसमें जो है क्या होगा, टिपोसिट दिस फोर्थ वाला, ओके, ऐसे ऐसे चलने बैठ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इसमें जो ट्रांसलेशन मोशन होगा वो काफी कम होगा, तो इसका एनर्जी ऑफ लॉस कम होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर जो है इसका सॉल्यूशन कर दिया है। 7.17 और 7.18 भी फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।